हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में घटना चक्र से चल रही सीरीज आधुनिक भारत के टॉपिक गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इस सीरीज में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसे देख लें, जो कि आगामी 68 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिसका यह पहला पार्ट है। बाकी बचे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। केवल 1, केवल 2, एक और 2, दोनों, न तो 1 न ही 2। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो जो इस पद पर 1758 ईस्वी से 1760 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग ऊपर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऊपर के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो फ्रेंड्स, इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना, जो कि 1772 ईस्वी बनता है। तो फ्रेंड्स, इसका यदि ऑप्शन देखा जाए तो जिसमें कि बी ऑप्शन होगा। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। इसके पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस आधार पर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों में जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजक की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को हम लोग नोट कर सकते हैं, जो कि बेंटिक का नाम किसके लिए जुड़ा था? सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848-1856 ईस्वी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1847 में सतारा, 1849 में जैतपुर तथा संबलपुर में बाघाट, 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय कर लिया।
1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया था। फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को ही प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी। तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा हम यह कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय वह मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा कर बंगाल की रक्षा करे। वेलजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रिंग फेस नीति का संबंध किससे जुड़ा है? तो वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा है, जिसे कि जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2 पॉइंट्स नोट करने के लिए है, जो कि बंगाल में द्वैध शासन की कौन शुरू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और इसका अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और आप लोग इसके ईस्वी को याद रख सकते हैं। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल का महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया तथा किया कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पे लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु वी.ए. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वो लिखते हैं, उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा और जिस पर अपनी कठिन उलझने आ पड़ी कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करना एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धबद्ध सिविल कोड कोवेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका आंसर कॉर्नवालिस हो जाएगा।
भारत की प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया तो दारोगा को। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को अपने पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दारोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दारोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दारोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है तो गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786-1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमारी अथवा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित कर रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना था। लॉर्ड वेलजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों को बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन की सहायता नहीं करेगा और इसके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा साम्राज्य था तो पेशवा बाजीराव दो, दौलतराम सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1821 में जसवंत की भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वशीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 की वशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे तो इसका आंसर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था तो पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था तो अवध का नवाब। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। वेलजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पे भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। वेलजली की विशेषता यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क आने वाले सभी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य का पूछा जाए तो हैदराबाद होगा। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था तो लॉर्ड वेलजली में। निम्नलिखित में से सहायक संधि नहीं की गई थी
हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर से, जोधपुर के राजपूत से, मैसूर के शासक थे। तो इसके पॉइंट्स को देख सकते हैं। लॉर्ड वेलजली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। जिन राज्यों ने वेलजली की सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर होलकर 6 जनवरी 1858, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। अतः प्रश्न में इसमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक पूछा जाए तो हैदराबाद के निजाम होंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से पता कीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। तो इसका आंसर पहले हैदराबाद होगा। तो इस पॉइंट्स को ऑप्शन को देखते हुए ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि पहले हैदराबाद, होगा, फिर सेकंड मैसूर, थर्ड अवध और फोर्थ सिंधिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो लॉर्ड वेलजली ने। लॉर्ड वेलजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, इस भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकरण 1833, ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सही नहीं है। सहायक संधि जो कि 1863, ये गलत आंसर है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने, फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना सम्मिलित है। तो इस विकल्प से सेकंड सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति ने सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका आंसर लॉर्ड वेलजली होंगे। लॉर्ड वेलजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हुई और नेपोलियन का भय भी टल गया। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वो कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 ईस्वी के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि से समाप्त हुआ। तो ये कौन सी संधि समाप्त हुआ? तो सुगोली की संधि से समाप्त हुआ। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुगोली की संधि, तो इसका आंसर क्या होगा? 1815, जो कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सम्मिलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो फ्रेंड्स इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अतः विकल्प डी सही है, डी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से।
सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1820 से 1827 ईस्वी। सर टॉमस मुनरो जो कि 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रेतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का भाग है में लागू की गई थी। सर टॉमस मुनरो। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? तो इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुग्र एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अत्यधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की सदी जो कि 1792 ईस्वी में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम मराठों को देना पड़ा था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो ये कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान था तथा इसके शरीर की मृत्यु के उनके भाग में उसी प्रकार लिखी हुई है। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। उन्होंने ठगों को फांसी दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी में के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 अधिनियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया गया? तो विलियम बेंटिक ने की। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, असहायक संधि, कुप्रशासन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कुप्रशासन। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगहात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1850। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। और किसने करा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने करा था। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बगहात, उदयपुर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर पहले सतारा हो जाएगा,
फिर बगहाद, फिर उदयपुर और झांसी हो जाएगा। इस प्रश्न का हमने आंसर पिछले क्वेश्चन में भी करा है, तो आप लोग कृपया वो पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सम्मिलित थे? 1849 का सतारा का विलय, 1847 का पंजाब का विलय, 1856 का अवध का विलय, 1855 ईस्वी सांची का विलय। तो इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो ये अवध का विलय जो 1856 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो ये डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलयकरण पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो इसका आंसर सतारा हो जाएगा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनब्रो के समय, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो फ्रेंड, इसका आंसर लॉर्ड एनब्रो हो जाएगा। इसके पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के काल में 1842 से 1824 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला गया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ऑट्रम। 1854 ईस्वी में स्लीमन के स्थान पर जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। ऑट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये हो जाएगा जेम्स ऑट्रम, जो कि स्लीमन के स्थान पे बनाया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में चली थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? बम्बई से थाने के बीच में चली थी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पहले पार्ट में टोटल 59 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, जो कि मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप रिवीजन करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।